नमस्कार। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय मुझे खास खुशी हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिल रहा है और मैं आज आपके 10 प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि आपके प्रश्नों का स्वागत है और उसके जवाब में मुझे कुछ प्रश्न पूछे गए और मैंने और भी आपके कुछ प्रश्न इकट्ठे करे और ये प्रश्नों की खासियत यह है कि इसमें सबकी रुचि हो सकती है और ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली डिस्कस नहीं करता है। तो ये प्रश्न कौन से हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला प्रश्न है, पर्स किस दिन खरीदना शुभ होता है? दूसरा प्रश्न है कि केम द्रुम दोष क्या होता है? तीसरा प्रश्न जो हम इस वीडियो में ले रहे हैं वह है, मृत्यु षडाष्टक दोष को क्या शादी करनी चाहिए? चौथा प्रश्न है कि अगर मंगल कंबस्ट है तब भी क्या व्यक्ति मांगलिक होगा? पांचवा प्रश्न जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप जब फोरकास्ट देते हैं तो वो मून साइन से होती है या लग्न से? छठा प्रश्न है कि अगर मंगल चौथे घर में शनि के साथ है तो तब भी क्या व्यक्ति मांगलिक होगा? सातवां प्रश्न, इसको भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष सीखना है। आठवां प्रश्न, मेरी जन्मपत्री नहीं है, ना ही मेरे माता पिता को मेरी जन्मतिथि याद है, तो मैं क्या करूं? नवा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर किसी व्यक्ति का मंगलवार को जन्म हो तो क्या तब भी वह मांगलिक होगा? और 10वां प्रश्न है कि मुझसे संपर्क कैसे करें? तो आइए बिना किसी विलंब के हम एक एक करके सभी प्रश्न लेना शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न रवि वोहरा जी ने पूछा है कि पर्स किस दिन खरीदना शुभ होता है? देखिए, वैसे तो सभी दिन भगवान ने बनाए हुए हैं, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और मानते हैं और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, पर फिर भी अगर इसका उत्तर हमें देना हो, ऐसा हम कह सकते हैं कि शुक्रवार को पर्स खरीदना शुभ होगा और जब आप उसको खरीद के घर ला रहे हो तब उसमें कुछ धनराशि, कुछ कॉइन्स, कुछ करेंसी नोट्स जरूर डाल लें। अब मान लीजिए आप शुक्रवार की वेट नहीं कर सकते हैं या आपको एक और इसका विकल्प चाहिए यानी कि ऑप्शन चाहिए, तो आप मुहूर्त देख सकते हैं। मुहूर्त कौन कौन से होते हैं? जो शुभ मुहूर्त होते हैं वह है सर्वार्थ सिद्धि योग, इसको आप देख लीजिए, रवि योग इसको देख लीजिए, अमृत सिद्धि योग देख लीजिए, द्विपुष्कर योग देख लीजिए, रवि पुष्य योग देख लीजिए या फिर गुरु पुष्य योग देख लीजिए, और नहीं तो अभिजीत मुहूर्त ही देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है अनीता वर्मा जी का, केम द्रुम दोष क्या होता है? देखिए, ये बड़ा ही सुंदर सवाल है। आप में से जो लोग थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं वो इसका उत्तर बड़ी जल्दी से समझ जाएंगे। कुंडली में चंद्रमा जब एक घर में होते हैं और उनके पहले वाले घर में और उनके बाद वाले घर में कोई भी ग्रह नहीं है, दोनों में, तो इसको केम द्रुम दोष कहते हैं। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि हम राहु और केतु को नहीं देखते हैं। आइए इसको मैं एक कुंडली की मदद से समझाता हूं। ये कुंडली है हमारे पास एक लेडी क्लाइंट की। उनका जन्म है 9 अक्टूबर 1979 और समय है 21 बजे यानी कि शाम के 9 बजे, और स्थान तो मैं ठीक नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि इनका जन्म पंजाब में हुआ है। तो आप देखेंगे कि प्रथम भाव में यानी कि लगन में चंद्रमा तो उपस्थित हैं, पर चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा के एक घर बाद कोई भी प्लैनेट नहीं है, कोई भी ग्रह नहीं है, तो इसलिए इनको केम द्रुम दोष लग गया। अब एक और कुंडली देख लेते हैं। इन जातक का जन्म हुआ 19 नवंबर 1954 में, दैट इज 19th of November 1954। जन्म का समय था 3:02 और जन्म दिल्ली के आसपास एक शहर। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं एग्जैक्ट प्लेस नहीं बताऊंगा। तो अब आप देख सकते हैं, यद्यपि इनका चंद्रमा द्वादश भाव में है यानी कि 12वें घर में है, पर इनसे एक घर पहले बृहस्पति जी हैं।
तो इसलिए इनको केमद्रुम दोष नहीं लगा। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पूछें कि केमद्रुम दोष क्या होता है। देखिए, केमद्रुम दोष जैसे कि मैंने बताया क्या होता है, अब ये बता सकते हैं कि इसका असर क्या होता है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के असर देखे जाते हैं। सबसे पहले हम इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। व्यक्ति थोड़ा सा जल्दी डर जाता है, वह जल्दी अपनी हिम्मत खो देता है और उसको समय समय पर मुश्किलें आती हैं। अब समय समय को कैसे डिसाइड करेंगे, ये उनकी दशा और गोचर के हिसाब से डिसाइड करेंगे। कई बार व्यक्ति अपनी सक्सेस यानी कि प्रगति और फेम यानी कि अपना यश खो बैठता है एक गलत डिसीजन लेकर। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है और इन्हें गुस्सा भी बहुत आता है। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इसके इन्फ्लुएंस क्या हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वच्छंद होते हैं यानी कि फ्रीडम लविंग होते हैं और खुलकर जीते हैं। ये लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश रहते हैं और जल्दी से हार नहीं मानते हैं और अधिकतर देखा गया है कि इनकी लंबी आयु होती है। वैशाली जी पूछती है कि मृत्यु सदाष्टक दोष होगा तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सभी दर्शकों के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि षडाष्टक योग क्या होता है। देखिए, मृत्यु षडाष्टक योग नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कुछ ज्योतिष, मैंने कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया है, वो अपना फ़ायदा साधने के लिए, और आप समझते ही हैं किस किस्म का फ़ायदा साधने के लिए, डरावने शब्दों को इन्वेंट कर देते हैं। सिर्फ षडाष्टक योग होता है। षडाष्टक का मतलब षड अष्टक, 6 और 8। सिंपल सी बात है। तो ये अगर कोई दो ग्रह आपस में 6 और 8 का रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी कि मान लीजिए प्लैनेट ए है, वहां से अगर हम दूरी नापें प्लैनेट बी की, तो वो 6 अगर बनती है तो प्लैनेट बी से प्लैनेट ए तक की दूरी हमेशा 8 बनेगी। उसी तरह से अगर ए से बी तक की दूरी को हम नापें, वो 8 है, तो प्लैनेट बी से ए तक की दूरी 6 बनेगी। अब इसका इस्तेमाल ज्योतिष में हार्मोनी बिटवीन टू पर्सन्स को नापने के लिए किया जाता है। तो अगर दो लोगों की कुंडली बनाई जाती है और उसमें हम पाते हैं कि उनके अपने अपने चंद्रमा एक दूसरे से षडाष्टक में है, यानी कि 6-8 पे हैं, तो ऐसा कहते हैं कि इनके विचार एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी तो हो सकता है कि 36 का आंकड़ा बन जाए, और हो सकता है कि घर में, गृहस्थी में इतनी अच्छी हार्मोनी ना रहे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि छठा घर है कोर्ट कचहरी, ऋण और बीमारी का। इसी तरह से 8वां घर एस्ट्रोलॉजी में और भी बुरा माना जाता है, चोट लग सकती है या वगैरह वगैरह। तो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन को शुभ नहीं माना जाता है। पर यह कहां पर लिखा है कि यह मृत्यु षडाष्टक योग बन गया? तो अगर आप देखते हैं कि कुंडली तो बहुत अच्छी मिल रही है लोगों के, और भी बहुत सारी चीजें, जब एक लड़का लड़की की कुंडली मिलाई जाती है और बहुत सारी चीजें अच्छी तरफ इशारा कर रही हैं, तो शायद षडाष्टक योग को आप इग्नोर कर सकते हैं। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो भी डिसीजन आप ही का है। इसलिए षडाष्टक योग को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। आइए इसको मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। ये जो लेडी हैं, इनका जन्म हुआ 30 अप्रैल 1978 को दिल्ली या दिल्ली के आसपास 14:35 पर, और इनका चंद्रमा इनके छठे भाव में है, नहीं इससे षडाष्टक नहीं बना, और इनका चंद्रमा कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में है। और इनके पति, जी हाँ, इनकी शादी हो चुकी है। इनके पति की डिटेल्स हैं 17 मार्च 1973 और 12:44 महाराष्ट्र में कहीं, जैसे कि मैं सही नहीं बता सकता। और इनका चंद्रमा है तीसरे घर में, और वो भी सिंह राशि में यानी कि लियो। अगर आप सिंह राशि से मकर तक जाएंगे तो ये वहां से छठे घर में है, और उसी तरह से अगर आप मकर राशि से सिंह राशि तक जाएंगे तो आपको 8 घर दूर मिलेगा वो। तो ये षडाष्टक योग बन गया। अब इनकी जिंदगी कैसी है?
देखिए, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी है, विदेश में रहते हैं, रहन सहन बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊपर है, पर हाँ, ये एक दूसरे की परवाह थोड़ी कम करते हैं एक दूसरे के सामने। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को ऐसे दिखाते हैं कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, पर नहीं, एक दूसरे की पूरी परवाह करते हैं और बहुत मीठी तरह से एक दूसरे की बातें नहीं मानते हैं। पर क्या इनका डिवोर्स हुआ? जी बिल्कुल नहीं। क्या इनके मन में डिवोर्स जैसी कोई बात है? जी बिल्कुल नहीं। तो ये है षडाष्टक योग का असर। पांचवा प्रश्न बहुत सारे लोगों ने किया है, पर मैं 2 या 3 व्यूअर्स के नाम पढ़ देता हूं। ये हैं उमी पिल्लई, सोनिया डुडानी, मयंक गुप्ता और राजकुमार धिनकरन। आप लोग पूछते हैं कि ये जो मेरी फोरकास्ट होती है ये मून साइन से है या लगन साइन से है। तो मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो में जरूर लिखूं कि ये मून साइन से है, पर इसे आप लगन से भी देख सकते हैं। तो क्या मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। देखिए, हमारी जो फोरकास्ट होती है वो ट्रांजिट यानी कि गोचर पर आधारित होती है, और ऐसा हमेशा कहा जाता है कि गोचर को चंद्रमा से ही देखना चाहिए। पर हमें भी कई बार हैरानगी होती है जब हम गोचर से एक व्यक्ति की कुंडली देख रहे होते हैं, तो उसमें कई बार लगन से अगर हम गोचर का विचार करें तो वो ज्यादा सटीक बैठता है। आपको एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि एक बार पिता और पुत्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमें बताइए कि हम विदेश कब जाएंगे। तो मैंने देखा कि पुत्र की कुंडली में अगर गोचर चंद्रमा से देखा जाए तो उत्तर सही आता है, जबकि पिता की कुंडली से अगर गोचर का विचार लगन से किया जाए तो ही उत्तर सही आता है। फिर भी अधिकांश तौर पर आप इसको चंद्र राशि से ही देखें, अनलेस आपको पता है कि आपके केस में जो गोचर है वो लगन से सही बैठता है। आशा है आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम 2-3 क्वेश्चंस ले लेते हैं मांगलिक के डोमेन में। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है किंग कॉन्ग जी का। अब इनका असली नाम क्या है ये तो इन्होंने लिखा नहीं है। अगर मंगल चौथे हाउस में शनि के साथ बैठा हो तो मांगलिक होगा या नहीं? देखिए, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं मांगलिक पर, मैंने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है कि 1 मिनट में आप जान सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं है। उसमें कहीं भी मंगल का किसी और ग्रह के साथ लेना देना नहीं होगा अगर हमें मांगलिक है या नहीं है इसका निर्धारण करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम खारिज कर सकते हैं कि जी नहीं, शनि का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर मंगल चौथे भाव में है तो वह व्यक्ति मांगलिक होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न भी बहुत सारे लोगों ने किया है, जैसे कि रेणु रेड्डी जी ने, अंतिम शुक्ला जी ने, विजया लक्ष्मी मिश्रा जी ने, स्वरांजलि रथ जी ने। उन सब का कहना है, कैन वी लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम यू? डू यू टेक ऑनलाइन क्लासेस? तो जी हाँ, मैं आपको इंडिविजुअली भी उत्तर दे चुका हूं। हाँ, हम बहुत समय से ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। बहुत समय से मतलब है कि लगभग कोविड से थोड़ा पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी। और ऑनलाइन क्लासेस में एक दिक्कत आती थी कि किसी को टाइमिंग सूट नहीं करते थे। मान लीजिए हम ऑनलाइन क्लासेस 7 से 9 शाम को कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति ऑफिस से 8 बजे ही लौटता था, या सुबह 7 से 9 करते हैं तो किसी को ऑफिस जल्दी जाना होता था तो कोई देर से उठते थे। तो इसलिए हमने इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे कि एस्ट्रोलॉजी का अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आप आराम से घर बैठे या आप कहीं भी हैं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, पीसी पे, आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं जब चाहें। बस ये ऑन डिमांड है। आप एस्ट्रोलॉजी ही क्यों, आप न्यूमरोलॉजी भी सीख सकते हैं, और न्यूमरोलॉजी ही क्यों, आप अब रेमेडियल मेजर भी सीख सकते हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा चौथा कोर्स भी लगभग फाइनलाइज हो गया है, जो है प्रश्न कुंडली पर। तो इसलिए अगर आप भी ये कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, इन कोर्सेज की कीमत बहुत बहुत अफोर्डेबल है और सैकड़ों लोगों ने ये कोर्स ले लिए हैं और वे इसका लाभ उठा रहे हैं। 8वां प्रश्न है प्रदीप प्रजापति जी का। प्रदीप जी लिखते हैं, मेरी जन्मपत्री है ही नहीं, ना ही मेरे माता पिता को मेरी जन्मतिथि याद है, मैं क्या करूं? प्रदीप जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपकी जन्मपत्री नहीं है या आपके माता पिता को आपका जन्म का समय नहीं याद है, हमारे पास 3-4 विकल्प हैं और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप सब लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत संक्षेप में मैं बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी में यानी कि ज्योतिष में हमारे पास एक सुविधा है और वह है प्रश्न कुंडली। मैंने अभी प्रश्न कुंडली के बारे में कहा ना कि आप में से जो लोग प्रश्न कुंडली सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली है, सबसे पहले आप अपना प्रश्न पूछें, वो छोटा होना चाहिए और बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन होना चाहिए और उसका आपको सटीक उत्तर प्रश्न कुंडली के द्वारा मिलेगा। प्रश्न कुंडली के अलावा हमारे पास है टैरो न्यूमरोलॉजी और मैं तो नहीं करता बहुत ज्यादा, पर पामिस्ट्री से भी यानी कि हस्तरेखाओं से भी आपके भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सही अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रेरणा जी का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है। पूछती है कि अगर मंगल को जन्म हो यानी कि मंगलवार को जन्म हो तो क्या मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा? जी नहीं, मंगलवार को जन्म हो या सोमवार को जन्म हो या बुधवार को जन्म हो या किसी भी दिन जन्म हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है मांगलिक होने या ना होने से। ये तो मंगल की आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है उससे पता लगता है कि जातक मांगलिक है या नहीं है। और जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर मैं इस वीडियो को लंबा ना करते हुए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और आप मांगलिक हैं या नहीं हैं इसके बारे में आप सही जानकारी पा सकते हैं। अब 10वां प्रश्न ले लेते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, हाउ टू कॉन्टेक्ट यू। किसी ने लिखा है आपके नंबर नहीं लगते हैं। तो हम हमेशा हमारे नंबर्स जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो स्क्रॉल करते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाते हैं। अब इसके अलावा नंबर्स मैं कहाँ दूं, मुझे आप ही बताइए। और नंबर नहीं लगते हैं, देखिए इसमें हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। हम पूरे 10 बजे सुबह ऑफिस में बैठे होते हैं और शाम को कम से कम 6 बजे तक होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि चलिए 10:15 से लेके 5:30 बजे तक तो हम आपका फोन उठाएंगे ही उठाएंगे। हमारा अक्सर एक्सपीरियंस है कि अगर किसी वजह से हम ऑफिस में देर तक बैठे हुए हैं तो हमने रात को बहुत देर तक या सुबह बहुत जल्दी भी फोन कॉल्स रिसीव करी हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा हम फोन कॉल रिसीव करेंगे या हमेशा हम ऑफिस में देर तक बैठेंगे या ऑफिस में बहुत जल्दी चले आएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि 10 और 6 बजे के बीच जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उन पे आप हमें संपर्क करिए, हम जरूर आपकी कॉल लेंगे। तो दोस्तों, ये थे 10 प्रश्न आपके और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और ये क्रम जारी रहेगा। आपको जो भी पूछना है, जब भी पूछना है, आप बेधड़क होके अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। अगर वो कॉमन इंटरेस्ट के हैं तो मैं अगली बार उन क्वेश्चंस को जरूर लूंगा। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।